हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है जी, प्रतिरक्षा कितनी तरह की है, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा को हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोगों ने सहज प्रतिरक्षा और अपार्जित प्रतिरक्षा को पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। चलिए चालू करते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की समृद्धि के गुण पर आधारित है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी बेस्ड है। इम्यून सिस्टम हमारा, उसमें मेमोरी का कैरेक्टर है, याद रखता है कि ये एंटीजन पहले हमारे शरीर में आया था, ये पैथोजन पहले हमारे शरीर में आया था और हमें बीमार करने की इसने चेष्टा करी थी। तो प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की समृद्धि के गुण पर आधारित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षीकरण, इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण, वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे आधारित है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पास समृद्धि का गुण है, याद रखता है वो। टीकाकरण में रोगजनक पैथोजन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट। टीकाकरण में, वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। पैथोजन रोगजनक या तो निष्क्रिय या दुर्बलीकृत, तो या तो इनएक्टिवेटेड या एटीन्यूएटेड। इनएक्टिवेटेड मतलब निष्क्रिय कर दिया उसको, या एटीन्यूएटेड मतलब वीक कर दिया, दुर्बल कर दिया। तो आपका पहलवान किसी से लड़ने जा रहा है और आपने जिससे लड़ाई, उसकी लड़ाई आपने पहले ही या तो उसको निष्क्रिय कर दिया है या उसको इतना दुर्बल कर दिया है कि लड़ नहीं पाएगा। तो कौन जीतेगा? आपका ही पहलवान जीतेगा, क्योंकि दूसरा पहलवान या तो निष्क्रिय है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक, या तो आपने उसके हाथ पाँव बांध दिया कि लड़ो, कहाँ से लड़ेगा, या आपने उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि वो हाथ पाँव चलाने में सक्षम ही नहीं हो पाएगा। तो टीकाकरण में क्या करते हैं, रोगजनक पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो निष्क्रिय या दुर्बलीकृत। ठीक, तो निष्क्रिय या दुर्बलीकृत रोगजनक का हम लोगों ने प्रतिजीनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। तो दुर्बलीकृत या निष्क्रिय हम लोगों ने पैथोजन की, जो पैथोजन है रोगजनक की, प्रतिजीनी प्रोटीन, एंटीजन प्रोटीन, वो प्रोटीन जो एंटीजन की तरह काम करेगी। तो या तो निष्क्रिय या दुर्बलीकृत रोगजनक की एंटीजेनिक प्रोटीन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है, को निर्मित कर शरीर में प्रवेश कराई जाती है। ठीक, जिसको हम लोगों ने वैक्सीनेशन करना है जिस बंदे का, उस बंदे में हम या तो वीकेंड पैथोजन या इनएक्टिवेटेड पैथोजन या पैथोजेनिक प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो पैथोजन का काम करेगी, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट, किसी होस्ट की बॉडी में। तो निष्क्रिय या दुर्बलीकृत रोगजनक को या रोगजनक की प्रतिजीनी प्रोटीन को निर्मित करके शरीर में प्रवेश कराई जाती है। ठीक है जी। इन प्रतिजीनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारकों को निष्प्रभावी बना देती। ये तो आपने जानबूझ के किया, जानते बूझते डेलिबरेटली किया, लेकिन जब वास्तव में उसमें इन्फेक्शन होगा बंदे में, जिस बंदे में आपने अभी के लिए निष्क्रिय या दुर्बलीकृत रोगजनक को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनने लगेगी। और आने वाले समय में, भविष्य में जब कभी उसको वास्तविक संक्रमण होगा, तो इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं, वास्तविक संक्रमण के दौरान, जब नेचुरल कोर्स में उसमें कभी वास्तविक संक्रमण हो रहा है, एक्चुअल इन्फेक्शन हो रहा है, वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारकों को निष्प्रभावी बना देती है। तो ये रोगजनित कारकों को, एंटीजेंस को निष्प्रभावी बना देंगी। टीका
समृद्धि बी और टीका समृद्धि बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं। तो टीका ये जो लगाया है, इस टीका के लगाने से समृद्धि बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं, जो परिवर्ती परावर्तन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है। जब ये टीका लगाया गया है तो एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं, उन एंटीबॉडीज़ के अलावा मेमोरी टी सेल्स और बी सेल्स भी बनी है। तो टीके की वजह से जो टीका आपने लगाया, निष्क्रिय पैथोजन का या वीकेंड पैथोजन का, कमज़ोर पैथोजन का, उसकी वजह से मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनी है। समृद्धि सेल्स, समृद्धि बी और टी कोशिकाएं, समृद्धि मेमोरी बी सेल और टी सेल्स बनी है, जो परिवर्ती प्रभावन पर, सब्सीक्वेंट एक्सपोजर पर, आने वाले समय में जब कभी भी इस तरह का फिर से एक्सपोजर होगा, मुठभेड़ होगी, रोग समृद्धि प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती। तो ये मेमोरी सेल्स आने वाले समय में जब कभी भी इसी तरह के पैथोजन से, सेम टाइप ऑफ पैथोजन जब उसका इन्फेक्शन होगा, तो ये हमारी मेमोरी सेल्स बहुत जल्दी उस पैथोजन को पहचान लेंगी और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देंगी और बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और एंटीबॉडीज़ बना के ये जो हमला कर रहा है बाहर से पैथोजन, उसको हरा देंगी। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि टिटनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आवेश को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की ज़रूरत है। कभी भी व्यक्ति में अगर इस तरह के घातक रोगाणुओं से संक्रमित होगा, अगर व्यक्ति कहीं भी किन्हीं भी ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फ़ौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, ऐसे रोगाणु जिनके लिए हमें फ़ौरन ही एंटीबॉडीज़, तुरंत एंटीबॉडीज़ चाहिए, जैसा कि टिटनस में होता है कि टिटनस में समय नहीं मिलेगा आपको, किसी को टिटनस का इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए। तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आवेश को टीके के रूप में सीधे दिए जाने की ज़रूरत होती है। तो जब भी कोई घातक, जो प्राणघातक बैक्टीरिया हैं, उनका कभी भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज़ तुरंत बॉडी में हमें चाहिए हैं। ऐसे समय में हम लोग को तुरंत ही एंटीवेनम, एंटीटॉक्सिन, एक ऐसी निर्मित जिसमें आवेश के लिए प्रतिरक्षियाँ होती हैं, एंटीटॉक्सिन एक ऐसा, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत ही प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आवेश को टीके के रूप में दिए जाने की आवश्यकता है। एंटीटॉक्सिन को सीधे ही दिए जाने की, एंटीबॉडीज़ को एफिशिएंट, प्रभावकारी या प्रभावशाली एंटीबॉडीज़ को तुरंत ही देने की, या एंटीबॉडीज़ कह लीजिए या एंटीटॉक्सिन कह लीजिए, टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की आवश्यकता होती, ताकि मरीज के प्राणों को हम लोग बचा सकें। ठीक है जी, क्योंकि समय नहीं है, ऐसा इन्फेक्शन है जो घातक है, हम ये समय नहीं दे सकते हैं कि जो मरीज है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने। एंटीबॉडीज़ बनने में समय लगता है। तो टिटनस वगैरह में हम लोग को तुरंत ही एंटीटॉक्सिन को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की ज़रूरत होती है। सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इसी तरह से अगर सांप काट ले तो सांप के काटने पे भी जो लगाया जा रहा है टीका कह लीजिए, वो टीका, सांप के काटने पे भी जो टीका लगाया जा रहा है उस टीके में सीधे ही एंटीटॉक्सिन होता है, सांप के विष का एंटीडोट, सांप के विष को निष्प्रभावी करने वाला सब्सटेंस होता है। तो सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविष, सर्प विष के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होती हैं। तो सर्प विष के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। और इस तरह का जो इम्यूनाइजेशन है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है।
क्योंकि बाहर से आपने पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया है बॉडी में मरीज के, ना कि मरीज की बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ बनी है। क्योंकि बाहर से बनी बनाई हम लोग एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का जो इम्यूनाइजेशन है, प्रतिरक्षीकरण है, उसको हम लोग पैसिव प्रतिरक्षीकरण या निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ओके, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षण की ज़रूरत कब पड़ती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षण की ज़रूरत पड़ती है तुरंत, इंस्टेंट मामले में, तुरंत में तब जब ऐसा कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है जो इन्फेक्शन प्राणघातक है, जैसे कि आपका टिटेनस के केस में या सांप के काटने पे। तो टिटेनस और सांप के काटने पे हम लोग टीका लगाते हैं जो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। जैसे सांप के लिए एंटी वेनम होगा, सांप के विष के विरुद्ध एंटी वेनम, वेनम मतलब सांप का विष और एंटी वेनम सांप के विष को निष्प्रभावी करने वाली एंटीबॉडीज़। एंटी वेनम को हम लोग डोज लगाते हैं और टिटेनस में भी हम लोग पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं मरीज के शरीर में, क्योंकि हम लोग ये इतना समय गवारा नहीं कर सकते कि मरीज की शरीर में एंटीबॉडीज़ बने और तब वो उस एंटीजन से लड़ें। उससे पहले ही मरीज का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हम लोग को तुरंत ही एंटीबॉडीज़, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बाहर से लगानी पड़ती हैं टीके के रूप में। इस तरह का जो इम्यूनाइजेशन है उसको हम लोग निष्क्रिय इम्यूनाइजेशन या निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहेंगे। पुनर्योज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योग डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर में, तो बैक्टीरिया या ईस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगता है। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से क्या करवा रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से बैक्टीरिया या ईस्ट में हम लोग बनवा रहे हैं पैथोजन की एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड को। पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, एंटीजन वो सब्सटेंस जो बॉडी में आके एंटीबॉडी बनाने को इंड्यूस करे, एंटीजन। तो पैथोजन की रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो एंटीजन की तरह काम करेगी। तो पैथोजन कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसकी कोई प्रोटीन, जो प्रोटीन अगर किसी बॉडी में आ जाए तो एंटीबॉडी इंड्यूस करेंगी बनाना। तो पुनर्योगत डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर में रोगजनक की प्रतिजीनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है, करवाने लग गए हैं हम लोग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से हम लोग बैक्टीरिया या ईस्ट में, या तो बैक्टीरियल सेल में या ईस्ट में क्या बनवाने लग गए? पैथोजन वो रोगजनक वाला जो रोग पैदा कर सकता है, पैथोजन की एंटीजेनी पॉलीपेप्टाइड चेन का उत्पादन करवाने लग गए, होने लगा। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और इस विधि से टीकों का इंजेक्शन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और इसीलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है और इसलिए इम्यूनाइजेशन के लिए इन टीकों की डिमांड बहुत बड़ी, उपलब्धता खूब बढ़ी है। जैसे खमीर से बनने वाला यकृतशोधक बी टीका, जैसे कि हम लोग खमीर से ईस्ट से बनवा रहे हैं यकृतशोधक बी टीका, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसे बनवा रहे हैं हम लोग? ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है हेपेटाइटिस बी वाला पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जीन। तो हेपेटाइटिस बी वायरस, जो हमारा वायरस इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन, लीवर का सूजन, लीवर शोथ। तो लीवर की सूजन को हेपेटाइटिस जो बी वायरस के इन्फेक्शन से हो रही है उसके खिलाफ टीका, वो टीका हम लोग किससे बनवा रहे हैं? खमीर से, ईस्ट से। तो इस विधि से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इनमें से किसके खिलाफ
वैक्सीन का निर्माण करवा रहे हैं या कौन सी वैक्सीन इसके निर्माण से, इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से निर्माण कराई जा रही है? हमारा जवाब होगा यकृत शोथ बी टीका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप्ड बाय यूजिंग द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डेवलप किया है। सीधी सी बात ये है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसीलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा तो उनकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, मार्केट में खूब उसकी शॉर्टेज नहीं होगी, हर समय अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। एग्जाम्पल है जैसे कि आप देख रहे हैं, खमीर से, ईस्ट से बनने वाला यकृत शोथ बी टीका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डेवलप बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फ्रॉम ईस्ट। अब हम लोग अगले सेक्शन पे आ रहे हैं। इम्यूनाइजेशन को आपने पढ़ लिया, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ठीक है जी। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, तो मेन बातें इस वाले पैराग्राफ की कि भाई ये किस पे आधारित है? मेमोरी बेस्ड है। ये हमारे प्रतिरक्षा के स्मृति के सिद्धांत पे आधारित है। और इसमें हमने करना क्या? वैक्सीन में हमने या तो एटीन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड, या तो निष्क्रिय या कमज़ोर करी गई एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराना है इन द बॉडी ऑफ होस्ट, किसी होस्ट सेल, होस्ट में। तो होस्ट में जब ये आते हैं पैथोजेनिक सब्सटेंसेस, भले वो वीकेंड हो, भले वो निष्क्रिय हो, वो इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और भविष्य में जब कभी भी इसी तरह के एंटीजन से दोबारा आमना सामना होता है, वास्तविक संक्रमण होता है, तब क्योंकि मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बन चुकी हैं, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, वो मेमोरी सेल्स बहुत बड़े पैमाने पे आने वाले समय में जब कभी भी इन्फेक्शन होगा तो वो खुल के रिस्पॉन्स देती हैं और बहुत बड़े पैमाने पे एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इन बीमार करने वाले जीवाणुओं या विषाणुओं या पैथोजन से बाजी जंग जीत पाता है। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ये गवारा नहीं कर सकते कि पेशेंट की बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और एंटीबॉडीज़ फॉर्म करे जो बाहर से पैथोजन आ गया है या एंटीजन आ गया उसके खिलाफ। किस केस में? जैसे टिटेनस में, टिटेनस का इन्फेक्शन होगा, हमें तुरंत एंटीबॉडीज़ टिटेनस की डालनी पड़ेंगी बॉडी में, शरीर में, उस बंदे के जिसको टिटेनस का इन्फेक्शन हुआ है। तो इस तरह का जो प्रतिरक्षाकरण होता है उसको हम लोग निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण बोलते हैं। या सांप के कांटे पे भी हम इस बात को टाइम नहीं दे सकते कि जिसको काटा है सांप उस बंदे या बंदी में बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने और वैनम को, सांप के विष को निष्प्रभावी करें। तो हम बाहर से पहले ही बनी बनाई एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, एंटी वैनम डोट देंगे कि ताकि जीवन की सुरक्षा हो सके। चलिए आगे चलें, एलर्जी पे आते हैं। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप किसी ऐसी नई जगह गए हैं, और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब आप किसी नई जगह पे जाएं तो एकदम से आपको स्नीजिंग, खूब छींकें आ रही हैं, या गड़गड़ाहट कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको सांस में गड़गड़ाहट आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और गड़गड़ाहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं। और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके लक्षण गायब हो जाते हैं, और जब आप उस जगह से लौट आए तो आपके लक्षण गायब हो गए। ऐसा कितनी, तो जब आप किसी नई जगह पे गए तो एकदम से आपको छींकें आने लगी और सांस लेने में दिक्कत और गड़गड़ाहट होने लगी, लेकिन जब आप लौट आए तो ये लक्षण गायब हो गए। हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में से कुछ लोग इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है। कुछ पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव है हम लोग। उपयुक्त अभिक्रिया पराग आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है, या चिचड़ी, माइट के आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है। तो ये जो क्रिया हो रही है ये किस लिए हो रही है? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो हैं एयर में, या तो पॉलन ग्रेन्स के लिए हम लोग हाइपर सेंसिटिव हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या चिचड़ी, माइट क्या होता है? तो माइट होती हैं डेड सेल्स,
डेड सेल्स ऑफ एनिमल्स, उसको हम लोग माइट भी बोलते हैं। तो जैसे आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसकी कुछ सेल्स जो डेड सेल्स हैं शरीर से झड़ रही हैं, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, तो उन सब के डेड सेल्स को हम लोग चिचड़ी या माइट कहते हैं। तो उपयुक्त अभिक्रिया पराग कणों के कारण, पोलन ग्रेन्स के कारण या चिचड़ी आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है कि हमें यह सांस लेने में दिक्कत, गड़गड़ाहट या एकदम से सडनली स्नीजिंग चालू हो जाए, छींके आने लगे, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ये आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से निकल के आप गए शिमला, या दिल्ली से निकल के आप गए मसूरी, या दिल्ली से आप निकल के गए कानपुर, तो अलग अलग जगह पे ये परागकण या चिचड़ी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और उसमें आपको एलर्जी हो रही है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। वह एलर्जी क्या है? एलर्जी ये है कि हमारे वातावरण में जो एंटीजन मौजूद हैं, एंटीजन को हमारी बॉडी कैसे काउंटर करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन जब वो बढ़ चढ़ के ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स दे, तो कोई आप पे 2 रुपये लेना चाहता है और आप उस पर हज़ारों का केस ठोक दें, तो बढ़ चढ़ के हो गया ना, ज़रूरत तिल का ताड़ बना दिया। तो कुछ एंटीजन हमारी बॉडी में आए, लेकिन हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इतना एकदम से हाइपर हो गया कि उन्हें हज़ारों की संख्या में एंटीबॉडीज़ बना दी। तो कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एक्जरेटेड रिस्पॉन्स, बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स की, उसने एक गाली दी, हमने उसको जान से ही मार दिया, अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती एलर्जन कहलाते हैं। और इस तरह के पदार्थ जो हमारे शरीर में आने पे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को अतिरंजित अनुक्रिया देने के लिए उत्साहित करते हैं, ऐसे पदार्थ एलर्जन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ IgA प्रकार की होती हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़े दिन पहले पढ़ा था IgA, IgG, IgM, IgE, 4 तरह के हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ पढ़ी थी। तो इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो IgE टाइप की होती हैं, IgE टाइप की प्रतिरक्षियाँ हैं। एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क, डेंडर आदि। तो एलर्जन के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क, डेंडर आदि इसके उदाहरण हैं। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई एलर्जन के ऐसे एलर्जन जो एलर्जी करवा रहे हैं उसके उदाहरण क्या है? धूल में चिचड़ी, माइटिन, ये जो धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी लघुशल्क आदि एलर्जन के उदाहरण हैं। एलर्जिक अनुक्रियाओं के लक्षणों में और एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जिक अनुक्रियाओं के लक्षणों में लक्षण क्या है? छींकना, आंखों से पानी बहना, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई। एलर्जी मांस कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एलर्जी क्यों हो रही है? तो मांस सेल रिलीज करती हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन मांस सेल से रिलीज कर रही हैं, जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती हैं। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। अब हम ये अगर बिल्कुल जानना चाहें, कंफर्म करना चाहें कि इस बंदे में एलर्जी किसकी वजह से हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जन की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी
तो आपने जानने के लिए कि इसको एलर्जी पॉलन ग्रेन से है, पॉलन ग्रेन का टीका आपने बनाया, पॉलन ग्रेन उसमें इंजेक्ट किए, अगर वो एलर्जी आ गई तो इसका मतलब है पॉलन ग्रेन से है। या आपने माइट को इस्तेमाल किया, माइट को इंजेक्ट किया, देखा क्या एलर्जी आ रही है, तो अगर माइट से एलर्जी है तो उसमें एलर्जी आ जाएगी, वरना एलर्जी नहीं शो होगा। तो एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टीरॉयड जैसे औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं। और एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन देंगे, एंटी हिस्टामिन दीजिए या एड्रेनलिन दीजिए या स्टीरॉयड दीजिए, तो इन औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण घट जाएंगे। एंटी हिस्टामिन दिया या एड्रेनलिन दिया या स्टीरॉयड दिया। लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। ये जो हमारी मॉडर्न जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल के कारण लोगों में प्रतिरक्षा घटी है, इम्यूनिटी घटी है और एलर्जेंस के प्रति हम लोग सेंसिटिव हुए हैं। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकांश बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी और दमा से पीड़ित रहते हैं। तो भारत में बड़े बड़े सिटीज़ में, महानगरों में ज़्यादातर बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं पर्यावरण के प्रति, और हाइपर सेंसिटिव होने के कारण उनमें एलर्जी हो रही है और वो दमा से पीड़ित रहते हैं, अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित वातावरण में रखना हो सकता है। तो शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ है, अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे, बहुत ज़्यादा भाई तुम बाहर ना निकलो, धूप में ना निकलो, हर समय एसी में बैठे रहो, तो अगर बहुत ही ज़्यादा उनको रक्षित वातावरण में रखेंगे तो उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर, रफ एंड टफ उनको होने दीजिए, उनको धूप में, सर्दी में, बारिश में खेलने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। बहुत ही ज़्यादा उनके लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में ये जो हाइपर सेंसिटिव आजकल के नई लाइफ स्टाइल बच्चे आप देखते हो कि घर ही में बैठे रहते हैं और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे, तो नई तरह की जीवन शैली की वजह से वो हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जी के प्रति। इसका कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित वातावरण में रखना हो सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे 100 प्रतिरक्षा पे आइए। 100 प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी। 100 प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपने कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच भेद न करने के क्षमता पर आधारित है। तो हायर वर्टिब्रेट्स में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा, तो हायर वर्टिब्रेट्स में डेवलप जो हमारी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हायर वर्टिब्रेट्स में जो हम लोग की मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच भेद करने की सकने की क्षमता पर आधारित है। किस पे आधारित है कि हम अपनी कोशिकाओं और अपनी सेल्स, खुद की सेल्स, सेल्फ सेल्स, अपनी कोशिकाओं, सेल्फ सेल्स और विजातीय जीवों के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। सजाति खुद का, विजाति बाहर का। विजातीय जीवों की वो अपनी सेल्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में मेमोरी बेस्ड जो इम्यून सिस्टम है वो किस पे आधारित है कि वो अपनी खुद की सेल्स और बाहर के जीवों के बीच में भेदभाव कर सकता है, पहचान सकता है। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। तो उस पर यह आधारित है हम लोग का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। ये हमें अभी भी पता नहीं चला है। कह रहा भेद कर सकने की क्षमता का आधार क्या है, ये हमें अभी भी पता नहीं चला है। लेकिन ये जो भेद कर लेगा खुद की सेल्स और बाहर के जीव में, उसका आधार क्या है, ये अभी हमें पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में 2 सिद्धांतों को समझना होगा। तो है क्या, 100 प्रतिरक्षा में हम लोग जानते हैं उच्चतर कशेरुकियों में स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है,
ये क्या कर सकती है, अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच में भेद करने की क्षमता पर आधारित है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ सेल्स, अपनी खुद की सेल्स, और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के, ये भेदभाव कर सकती है, भेद करने की क्षमता पर आधारित है। लेकिन ये भेद करने की क्षमता जो है उसका आधार क्या है, ये अभी हमें पूरी तरह से नहीं पता। फिर भी इस बारे में दो हम लोग को सब प्रिंसिपल को समझना होगा, दो बातें हैं, दो सिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकी हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं विजातीय अणुओं, विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। तो विजातीय अणु, फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन ऑर्गेनिज्म दोनों को पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। ठीक है। दूसरा, कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देता है। तो पहला तो यह है कि हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्स एंड फॉरेन, बाहर से आए सब्सटेंस को। बाहर से आया सब्सटेंस या तो फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कण हो सकता है, अणु हो सकते हैं, या बाहर से आया कोई जीव हो सकता है, विजातीय जीव हो सकता है। ठीक है जी। और इसका आधार क्या है, कैसे पहचान लेता? तो कभी कभी आनुवांशिक या अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देता है, और कभी कभी ड्यू टू हेरिडिटी, आनुवांशिक कारण या किसी अन्य कारण से, अज्ञात कारणों से शरीर, जो हमारा प्रतिरक्षा डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी खुद की मिलिट्री हमारे खुद ही के सिविलियन को मारने लगी। कभी कभी आनुवांशिक कारणों से या अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और ये स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाएगा। कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी खुद की सेल्स को मारने लगा। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवाती संधिशोथ से प्रभावित हैं, जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। इसको आप नोट कर लीजिए कि हम लोग के इन आवर सोसाइटी आर लॉट्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आमवाती संधिशोथ जो भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है जी। ये स्वप्रतिरक्षा के बारे में जानकारी हुई। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, अब हम लोग का अगला आ रहा है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। इसको पढ़ते हैं और इसके बाद आज के लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, जो हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है इम्यूनिटी सिस्टम में, मानव के प्रतिरक्षा तंत्र में, इम्यूनिटी सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, लसिका अंग हैं, टिश्यूज़ हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं, लिम्फॉइड सेल्स हैं, और घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी शामिल हैं, और डिजॉल्व एलिमेंट्स, डिजॉल्व पार्टिकल्स जैसे कि एंटीबॉडीज शामिल हैं। तो हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी सिस्टम में क्या क्या है? हम लोग के इम्यूनिटी सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, लिम्फॉइड सेल्स हैं, और डिजॉल्व पार्टिकल्स सच एज एंटीबॉडीज से बनी है, एंटीबॉडीज। इससे बना है हमारा क्या? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। ठीक है जी। तो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड सेल्स एंड घुलनशील अणु, डिजॉल्व पार्टिकल्स, डिजॉल्व एटम्स जैसे कि प्रतिरक्षी शामिल है, जो बना रहे प्रतिरक्षा तंत्र। तो मानव के प्रतिरक्षा तंत्र में इतनी चीज़ें मिलजुल के काम कर रही हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि ये विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। जो इसकी मुख्य बात है, बेजोड़ आइटम, बेजोड़ चीज़ है, वो ये है कि ये विजातीय फॉरेन एंटीजन को पहचान लेगा, बाहर से आए एंटीजन को पहचान लेगा और इसके प्रति अनुक्रिया करेगा और रिस्पॉन्स दिखाएगा। जो बाहर से घुस आया हमारे शरीर में, हमारी टेरिटरी में जो घुस आया, हमारे सीमा क्षेत्र के अंदर जो आ गया, तो भैया आ गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, उसको मारेगा, पकड़ेगा, इसके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है, और इस चीज़ को मेमोरी बेस्ड है कि उसको याद भी रखेगा। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, सब प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इम्यून सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें? एलर्जिक रिएक्शंस में। एलर्जिक रिएक्शन
प्रतिरक्षा तंत्र का रोल है एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, स्वप्रतिरक्षा रोगों में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में तथा अंग प्रतिरोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम का रोल, इम्पॉर्टेंट रोल किन किन चीज़ों में। इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इन चीज़ों में हमारे इम्यून सिस्टम का, इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र बना किससे है? प्रतिरक्षा तंत्र हमारा बना है लिम्फॉइड ऑर्गन से, लिम्फॉइड टिश्यू से, लिम्फॉइड सेल से। तो सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात कर लें, लसिकाभ अंग की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी। लसिकाभ अंग यह वह अंग है जिनमें लसिकाणु की उत्पत्ति होती है और परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। तो वो ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट्स ओरिजिन हो रहा है, लिम्फोसाइट्स मैच्यूरेशन हो रहा है और लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेशन हो रहा है। लिम्फोसाइट्स ओरिजिन उत्पत्ति हुई, पैदा हुए, फिर ये मैच्योर हुए। तो पैदा आप जानते हो, लड़का बच्चा होता है, बच्चा वयस्क बनता है। तो पैदा होने के बाद ये मैच्योर हुए और प्रोलिफरेशन का मतलब नंबर बढ़ना। तो लसिकाभ अंग वह अंग है जहाँ पे लसिकाणुओं की, लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रहा है, मैच्यूरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रहा है। अस्थि, मज्जा और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहाँ पे अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं। इस लाइन को समझिए। अस्थि, मज्जा, बोन मैरो और थाइमस। तो बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी यहीं से लिया गया है। बोन मैरो से बी लिया गया है और थाइमस का टी थाइमस से लिया गया है। अस्थि, मज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं। लसिकाभ अंग दो तरह के हो गए, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। तो प्राइमरी ये हमारे अस्थि, मज्जा और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहाँ पे अपरिपक्व लसिकाणु, इमैच्योर, प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होता है। इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। जब लिम्फोसाइट्स बनी तब वो एंटीजन सेंसिटिव नहीं है। एंटीजन सेंसिटिविटी कहाँ पे आई? उनको बोन मैरो या थाइमस में आई। बोन मैरो और थाइमस जहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट्स गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, स्प्लीन, लसिका ग्रंथियों, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, टॉन्सिल्स, क्षुद्रांत के पेयर पैचों, स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर पैचों व अपेंडिक्स जैसे द्वितीय अंगों में चले जाते हैं। तो द्वितीय अंग क्या है? पहली बात तो ये परिपक्व कहाँ हुए? परिपक्व हुए हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में, अस्थि, मज्जा और थाइमस में, जहाँ पे अपरिपक्व लसिकाणु, इमैच्योर लिम्फोसाइट्स गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। ठीक है। उसके बाद इनका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा वहाँ पे मैच्योर होने के बाद बी लिम्फोसाइट्स हमारे अस्थि, मज्जा में, बोन मैरो में और थाइमस में। उसके बाद इनकी तैनाती हो जाएगी। भैया अब तुम मैच्योर हो चुके, अब तुम जाओ तैनात हो जाओ। कहाँ पे तैनात हो गए? ये स्प्लीन में, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, लिम्फ ग्लैंड्स में, टॉन्सिल्स में, पेयर पैचेस में और अपेंडिक्स में, द्वितीय अंगों में चले गए। द्वितीय लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। यहाँ बॉर्डर है, ये बॉर्डर जहाँ पे इंडियन आर्मी फॉरेन आर्मी से भिड़ेगी। तो पहले इट गेट मैच्योर इन बोन मैरो एंड थाइमस, आफ्टर दैट इट डिप्लॉयमेंट हो गया। डिप्लॉयमेंट कहाँ हो गया? स्प्लीन में, पेयर पैचेस में, अपेंडिक्स में, यहाँ पे इन लोग को डिप्लॉयड कर दिया गया। टॉन्सिल्स में, लिम्फ ग्लैंड्स में, टॉन्सिल्स में, यहाँ पे ये लोग जाके अब ये जो मैच्योर हो चुके लसिकाणु, इन लसिकाणुओं की तैनाती होगी द्वितीयक लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, द्वितीयक लसिकाभ अंगों में। ये ऐसे अंग हैं जहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है।
जो बाद में प्रचुर मात्रा में, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि परिपक्व के बाद लसिकाणु, प्लीहा, लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस और अपेंडिक्स जैसे द्वितीय अंगों में चले गए। ठीक है, द्वितीयक लसिकाभंग ऐसे स्थान है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे स्थान है जहाँ लिम्फोसाइट्स की एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होगा तथा बाद में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर ये लिम्फोसाइट्स एंटीजन से इंटरेक्शन करने के बाद अपना नंबर बढ़ाएंगी और एक्टिव सेल्स में बदल जाएंगी, प्रचुर मात्रा में बन जाएंगी। तो चित्र में विभिन्न लसिकाभंगों की स्थिति दर्शाई गई है। ये थाइमस है जो हृदय के पास होता है, ये लिम्फ नोड्स हैं और ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वाहिकाएँ हैं। अस्थि मज्जा मुख्य जो मुख्य लसिका भंग है, लिम्फोइड ऑर्गन है, वो क्या है हमारा, बोन मैरो, जहाँ लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स के अलावा बाकी के भी ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं, जन्म लेती हैं। थाइमस एक सपाली लोब अंग है। तो हमारा अस्थि मज्जा और थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। थाइमस जो है एक लोब जिसमें अलग अलग कोष्ठक होंगे, लोब अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है, जो हृदय के क्लोज टू द हार्ट है, नियर टू द हार्ट है और स्टर्नम के पीछे है, नीचे है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है। तो एट बर्थ थाइमस वॉज लार्ज इन साइज बट इट गेट रिड्यूस विद द एज बढ़ेगी तो ये इसका रिड्यूस होता चला जाता है साइज। इम्पोर्टेंट बात है, जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौवन अवस्था आने पे बहुत छोटे आकार का रह जाता है। और जब हम लोग यौवन अवस्था में आते हैं, यंग होते हैं, तो ये छोटे आकार का रह जाता है। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। बोन मैरो और थाइमस ये दोनों ही टी लिम्फोसाइट्स के लिए परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। तो अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए परिवर्धन और परिपक्वन, तो ट्रांसफॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए माइक्रो इन्वायरमेंट मुहैया कराते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है, तो बीन शेप्ड है प्लीहा, स्प्लीन बीन शेप्ड है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और बक्षाणु होते हैं और इसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और मैक्रोफेजेस मिलेंगे। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। तो प्लीहा का काम क्या है, ये फिल्टर की तरह छान देगा। तो रुधिर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं उनको ये फांस कर ट्रैप कर उसको फिल्टर कर देगा, छान देगा, रुधिर निस्यंदक का काम करेगा। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है और प्लीहा में लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का स्टोरेज बड़े पैमाने पे होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस रचनाएं हैं। हमारी लिम्फ नोड्स जो हैं छोटे छोटे सॉलिड रचनाएं हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव और दूसरे प्रतिजन लसिका व तरल ऊतक तरल में आ जाते हैं, लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजेंस लिम्फ में आ जाएंगे या टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे, ये लिम्फ नोड्स उनको ट्रैप कर लेगा, फंसा लेगा, फांस लेगा। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाणु के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं और ट्रैप होने के बाद लसिका जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और इनको एंटीजन को निष्क्रिय कर देंगे, सक्रियण कर देंगे और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमुख पथों श्वसन, पाचन और जनन मूल पथ के स्तरों पर के भीतर लसिका ऊतक स्थित हैं जो श्लेष्म संबंध लसिका ऊतक कहलाते हैं। तो जो हमारे प्रमुख पथ हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या यूरोजेनाइटल सिस्टम, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उस पर अंदर की लाइनिंग जो अस्तर बना रही है, लाइनिंग बना रही है, जो हमारे
सेल्स हैं वहाँ पे, वो सेल्स क्या कर रही हैं, वो सेल्स म्यूकस सिक्रीट कर रही हैं। तो म्यूकस से संबंधित म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, तो वहाँ पे जितने भी लसिकाब अंग हैं, लसिकाब ऊतक हैं, उनको हम माल्ट कहते हैं। माल्ट का मतलब MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। तो जो हमारे प्रमुख पथ हैं उनकी जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग अस्तर जो बना रही है उसकी सेल्स म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, तो उनको हम लोग म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाम ऊतक का लगभग 50% है और इनका कंट्रीब्यूशन लिम्फोइड टिश्यू में लगभग 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज बाय लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकोसल लाइनिंग जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वसन तंत्र है, जनन मूत्र यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी जो एपिडर्मल लाइनिंग है वो क्या बना रही है, लिम्फोइड टिश्यू बना रही है, और उसको हम लोग माल्ट कह रहे हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है 50% है। तो यहाँ पे आके अब आपका ख़त्म हो गया है प्रतिरक्षा से संबंधित उसके डिफरेंट सब कैटेगरीज। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एड्स, और एड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैंसर। तो अगले लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एड्स की। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।